दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिलों को पाने के लिए। जो जितना झुलसता है उतना ही निखर के आता है, जो जितना झुलसता है उतना ही निखर के आता है। जो सहले तकलीफ मेहनत की वो रोज़ निखरता जाता है। इसलिए मेहनत से ना घबराएं, तकलीफ़ों से ना घबराएं। ये जो मेहनत की तकलीफ़ें होती हैं वो आपके आने वाले सुनहरे कल के लिए नींव होती हैं। इसलिए मेहनत करें, एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसी खूबसूरत सोच के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम धरती धौरारी में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। दोस्तों, आज धरती धौरारी के इस मंच पर हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो गज़ल भी लिखते हैं, भजन भी लिखते हैं, कंटेंट राइटर भी है और एनिमेशन और एडवर्टीजमेंट की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना चुके हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। आज हमारे साथ है अजीत जैन जी। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धौरारी में। धन्यवाद। आज इस मंच पर आप आए हैं, आपसे बहुत सी बातें करेंगे, भजन भी सुनेंगे, गज़ल भी सुनेंगे, एडवर्टीजमेंट की बात भी करेंगे। लेकिन कहते हैं कि जो सुबह का वक्त होता है ना, हर सुबह नया संदेश लेकर आती है, नई ऊर्जा लेकर आती है। और आज आप इस मंच पर आए हैं, आपकी सुबह क्या गुनगुनाती है, क्या नया संदेश लेकर आती है? बिल्कुल सही कहा। हर सुबह जीवन का एक नई शुरुआत होती है और मेरी सोच शुरू से यही रही है कि जैसे सूरज उगता है वैसे मेरा दिन उगा है। तो एक जो सुबह होती है वो कुछ ना कुछ, सबसे पहले सुबह होते ही एक नया ख्याल आता है कि आज मुझे क्या करना है जी। और वो सारी चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं नोट डाउन हो जाती हैं, नोट डाउन कर ली जाती हैं। और सुबह के समय में जैसे कि हमारे सब बड़े करते थे, एक नॉर्मल जो हम सब घर में हमारे माता पिता और बड़े लोग करते हैं, ज़्यादा टाइम मैं अपना भगवान की भक्ति में ही देता हूँ, जो इष्ट है उनकी भक्ति में देता हूँ। और मेरा शुरू से मानना रहा है, मैं जब छोटा था, प्रज्ञा आपको बात बताता हूँ, आई बिलीव इन, मैं ये मानता था कि भगवान का मतलब सूरज है। अच्छा। मैं बड़ा इस सोच से चलता था। जब स्कूल टाइम में स्कूल पढ़ता था तो ऐसा लगता था कि जो ये सुबह जो आते हैं ये भगवान है और तो हमें जब ये आ रहे हैं तो इनके दर्शन तो करने ही चाहिए। सूर्य भगवान को देवता कहा ही जाता है। हाँ, मेरा सुबह की शुरुआत सूर्य के दर्शन के साथ होती है जी। और फिर वही पूरे दिन को खुशनुमा बना देते हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और जीवन चलता है। आज आपकी दिनचर्या में कुछ फेरबदल हुआ है। आज इस मंच पर आप आए हैं, दूरदर्शन केंद्र में है, धरती धौरारी के इस मंच पर आए हैं। कैसा लग रहा है सर यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है और थैंक्स टू यू, थैंक्स टू होल टीम और दूरदर्शन का भी बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्रज्ञा एक बात कहना चाहता हूँ। आज यदि मैं हिंदुस्तान की तरक्की देखूँ, भारत की तरक्की देखूँ, तो बहुत सारे ब्रांड्स के नेम आते हैं, बहुत सारे राजनीतिज्ञों के भी नाम आते हैं और बहुत सारे उद्योगपतियों के भी नाम आते हैं जी। लेकिन एक नाम जो मैं मानता हूँ वो है दूरदर्शन जी। क्योंकि दूरदर्शन को हमने उस टाइम से देखा है जब टीवी पे बैठना, उसके आगे बैठना, फिर 3-4 घंटे प्रोग्राम आते थे और इतनी सारी सुविधाएं नहीं, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। तो दूरदर्शन उस दौर में अंधेरे में दीपक की तरह था। बिल्कुल। और वो दीपक की ही रोशनी का परिणाम है कि आज पूरे हिंदुस्तान में उजाला है जी। बिल्कुल। तो जो ये आज जितनी तरक्की कहीं ना कहीं दिख रही है, जो एजुकेशन का माहौल दिख रहा है, जो वाइब्रेंसी दिख रही है, जो नए यंगस्टर्स, जो कलाकार, आर्टिस्ट हैं, ये कहीं ना कहीं जी, और मैं कहूँगा 100% दूरदर्शन का इनमें बहुत बड़ा योगदान बिल्कुल है। सर। और ऐसे मंच पे मेरा आना तो धरती धौरारी का आशीर्वाद है जी। बिल्कुल। सो इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, प्लेजर, माय प्लेजर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि ये वो मंच है जिसको देख के मैंने कभी सोचा कि मैं भी मंच बनाऊं जी। तो थैंक यू प्रज्ञा जी सर। और आप जैसे यंगस्टर्स के साथ मिलके तो बहुत खुशी होती है कि आप लोग दूरदर्शन के लिए इतने डेडिकेशन के साथ और इस तरीके से
काम कर रहे हैं। जी शुक्रिया सर। सर कहते हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन एक ज़माना होता है, एक वक्त होता है जो हम कभी भूल नहीं सकते, वो होता है हमारा बचपन। अभी भी आज जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है। सर आपका बचपन कैसा बीता, कहाँ जन्मे हैं, कहाँ पले बड़े हैं? देखो मैं सही बताऊं तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जी। मेरा जन्म हुआ मथुरा में। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की भूमि। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। और मथुरा बहुत ही सुंदर नगर है जी, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर है कि शायद मैं मथुरा को यदि अपने लेखन में बयान कर पाऊँ तो मैं मानूंगा कि मैं बहुत उत्कृष्ट लेखक हूँ जी। मैं शायद अभी उस लेवल तक पहुँचना तो गोस्वामी तुलसीदास और इस तरीके के जो जिन्होंने काव्य लिखे उन लोगों का ही है, क्योंकि मथुरा की एक अलग फीलिंग है। उसकी गलियाँ, उसकी आबो हवा, यमुना का पानी और मथुरा का खान पान, मथुरा की बोली जी, मथुरा के मंदिर, मथुरा की जो भक्ति है, वहाँ की रबड़ी। सो ऐसा कल्चर मथुरा का, ऐसा लगता है कि ये दुनिया इट्स अ डिफरेंट कल्चर, एक बहुत अलग दुनिया है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरा जन्म मथुरा में हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमने जो बचपन का टाइम जो मथुरा में बिताया जी, तो वो इतना खुशनुमा था, क्योंकि मथुरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रज्ञा सर्दी भी बहुत पड़ती है जी, गर्मी बहुत पड़ती है और बरसात बहुत होती है। वहाँ पे नदी भी है और मतलब सब कुछ है वहाँ पे। तो मुझे वहाँ पे धर्म बहुत है जी, तो मैं एक ऐसी जन्मभूमि मेरी रही, मेरा जन्म वहाँ हुआ। वहाँ पे मैंने शुरुआती शिक्षा ली और उसके बाद मैं ज़्यादा ब्लेस्ड ऐसे हूँ कि हमारे मदर फादर जयपुर आ गए बिजनेस के पर्पज से, मेरे फादर। तो व्हेन दैट टाइम आई वाज 4th और 5th स्टैंडर्ड। अच्छा, 4th स्टैंडर्ड में भी। तो मुझे जो विद्यालय मिला, स्कूल मिला, वो मिला आदर्श विद्या मंदिर जी, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्कूल। मतलब मैं मेरी लाइफ में ये मानता हूँ कि मेरे जो शुरुआती जो 2 दौर रहे जी, वो इतने बढ़िया रहे कि जन्म आपका मथुरा में हो जाए और स्कूल आपको आदर्श विद्या मंदिर मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आदर्श विद्या मंदिर का, लेकिन टू बी फ्रैंक मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि यदि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाया तो उसकी बहुत बड़े वजह आदर्श विद्या मंदिर थी जी, मेरे लेखन में। क्योंकि वहाँ पे हमारे को स्कूल टाइम पे इतनी अच्छी देशभक्ति की बातें, इतनी स्टोरीज सुनाई जाती थी। गुरुजी का, इफ़ यू नो अबाउट आदर्श विद्या मंदिर, तो हम गुरुजी कहते थे। अंग्रेजी को आंग्ल भाषा बोलते थे। तो मेरी एक तो भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ हुई बिकॉज ऑफ आदर्श विद्या मंदिर। और आदर्श विद्या मंदिर में एक कल्चर था, वहाँ पे गुरु के प्रति, गुरु और शिक्षा और विद्यार्थियों के जो वो था, तो वहाँ कहीं ऐसा लगता नहीं था कि प्रोफेशनलिज्म या पैसे का कोई लेन देन है जी। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को आदर्श विद्या मंदिर में इनिशियल डेज में सीखने को मिली। तो मेरा स्कूलिंग बहुत बढ़िया रहा जी। फिर बढ़ते 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 फिर मैंने जो उच्च शिक्षा जिसे बोलते हैं 11th 12th टाइप जो था, वो जयपुर में महावीर स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई। तो महावीर स्कूल वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा था कि महावीर स्कूल एक केवल एकमात्र एक ऐसा स्कूल है जो कि हैंड राइटिंग पे जोर देता था जी। सो वो एक अलग वो थी। और मैं ये आज कहना चाहता हूँ, एक हमारे महावीर स्कूल में एक गुरुजी थे जी, हिज गुलाबदान जी जी, हिंदी पढ़ाते थे जी। तो मैंने शायद पहली कविता मेरी 9th स्टैंडर्ड में लिखी थी। अच्छा, अरे वाह। तो चलो आपको सुना जी सर, बिल्कुल। क्या हुआ क्या, देखो ये बड़ा कॉम्बिनेशन बना प्रज्ञा कि आदर्श विद्या मंदिर ने मेरे अंदर देशभक्ति भरी जी। मैं यदि कोई मेरे से पूछता है तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, भारतीय हूँ, देशभक्त हूँ जी, और आदर्श विद्या मंदिर का पढ़ा हूँ। ये तो परफेक्ट चीज़ मेरे को आदर्श विद्या मंदिर ने भरी जी। फिर जब मैं 9th तक पहुँचा तो मेरी पहली कविता थी, उसकी लाइनें ऐसी थी, हे भारत के वीर जवानों, वाह, हे भारत के वीर जवानों, आंखों को अब खोलो तुम, देखो भारत बिक रहा है अब तो छाती ठोको तुम, वाह, देखो भारत बिक रहा है अब तो छाती ठोको तुम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो यूथ है उसका ध्यान ही नहीं है, वो कुछ और चीज़ें करता है। तो ये कविता जब मैंने लिखी, इसकी बड़ी 3-4 लाइनों की कविता। और फिर एक कविता थी, एक संकल्प लो उस नाम का पौधा लगाओ,
अच्छा। प्यार मोहब्बत और नम्रता से सद्भावना के बीज उगाओ। श्रम करते जाओ हमेशा, श्रम से कभी ना तुम घबराओ। लोक लाज मोह माया सब छोड़ो, बस अपने काम में जुट जाओ। वाह। सो दीज आर द 2 पोएम्स जो मुझे ध्यान है, जो मैंने 9th स्टैंडर्ड्स में लिखी थी जी। और मेरे गुरुजी थे जो 11th में थे, उन्होंने एक दिन कहा कि कौन है महावीर स्कूल का महावीर जो जिला स्तरीय कविता प्रतियोगिता में चलेगा जी। तो पूरे स्कूल में से कोई लड़का कविता के लिए तैयार नहीं था। तो मेरी हिंदी अच्छी थी, तो ही साइड की अजीत, तो मैंने कविता पढ़ी तो उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा इसका रचयिता कौन है इस कविता के? हे भारत के वीर जवानों कविता थी। नियम यह था कि बस आपको कविता पाठ करना है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके द्वारा ही लिखी गई हो। जी। मैंने कहा ये मेरी ही लिखी हुई है, तो ही फील सो हैप्पी। वाह। उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया जी, इतना आशीर्वाद दिया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद कलम मुझे आशीर्वाद दे रही है। हिज नेम इज मिस्टर गुलाबदान जी। वो कहीं सुन रहे होंगे तो मेरा प्रणाम पहले शुक्रिया अदा करेंगे जी। तो गुलाबदान जी गुरु जी जो सर थे, वो हिंदी पढ़ाते थे, बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते थे, बहुत अच्छी पढ़ाते थे। तो उन्होंने मेरे को, फिर मैं उसमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गया और मैं राजस्थान में उस समय 2nd आया था। वाह। और मैं एकमात्र था जिसकी खुद की रचित कविता थी। वाह सर, कुल मिलाकर आपका बचपन बहुत अच्छा बीता है। बचपन अच्छा, आपकी स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है। उसके बाद सर कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो कॉलेज में आने के बाद में आपने जो आपका पहला जो था वो आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। खुद भी पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया क्योंकि आपकी खुद की स्कूलिंग अच्छी थी, तो आपको ये लगता था कि मेरे को जो विद्या अर्जित हुई है वो मैं विद्या दान करूँ। ये सोच रखकर आपने आगे आपके फ्यूचर को बढ़ाया। हाँ, ये बात आपने बहुत जो स्कूल ट्यूशन की कही। आफ्टर 12th उसको करने के बाद एक मन में कहीं ये था कि खुद का कुछ थोड़ा सा अर्निंग की जाए, आमदनी हो और वो हो, क्योंकि हम उस दौर में बड़ा भविष्य को लेके इतने रोजगार के अवसर नहीं थे। तो दौर कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन पर फिर भी ऐसा था कि इतने रोजगार के अवसर नज़र नहीं आते थे। और फिर मुझे लगता था कि मैं ये एक ऐसा काम है जिसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता अच्छा कर सकता हूँ। और तो मैंने 11th से स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया था और 12th मैंने ट्यूशन्स चालू किए, बच्चों को पढ़ाना चालू किया। कई जगह हमारे सांगने में कई ऐसे कच्ची बस्ती क्षेत्र थे, वहाँ पे भी मैं जाके मैंने पढ़ाया। सर, ये आपकी सोच बहुत अच्छी थी कि जब मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और बच्चों को भी पढ़ाऊँ, ताकि मेरे से जो मैं ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ वो छोटे बच्चे या जो दूसरे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है वाकई में विद्या की, वो भी मुझसे विद्या ले सकें। देखो प्रज्ञा, मैं एक बात आपसे आज दूरदर्शन के मन से कहना चाहूँगा। जीवन में यदि जिसको सीखने की बहुत ज़्यादा ललक हो ना, उसको बच्चों के पास जाना चाहिए जी, उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए जी। बच्चों के पास आप ये कह के जाओगे कि मैं तेरे से सीखने आया हूँ, तो आपको कौन सिखाएगा, कौन सीखने देगा जी। पर यदि आप बच्चों के पास एज अ टीचर बन के चले जाओ, क्योंकि बच्चे इतने सरल होते हैं, वो आपको अपना गुरु भी मान लेंगे, जबकि मालूम ही नहीं है कि आप उनके चेले बन के जा रहे हो, आप खुद उनसे सीखने जा रहे हो। तो मैं उस दौर में मुझे ये लगा कि यदि मेरे को मेरे टाइम को बहुत सही तरीके से यूज़ करना है तो ये टाइम बच्चों को देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि मैं उनको कुछ ये जो किताबी शिक्षा है और जो ये चीज़ें मैं उनको बता दूं, बट जो नेचुरल जो एजुकेशन थी वो शायद मैं उनसे ले लूं। तो मैं बच्चों के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मैं बच्चों से सीखता बहुत था और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया जी। तो इसलिए वो दौर, ट्यूशन का दौर, जो एजुकेशन देने का, और आगे भी मेरी सोच में है कि कभी मैं ऐसा समय जरूर आएगा जी, अवश्य आएगा जी, बिल्कुल सर, कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम कर अपना योगदान दे सकूं। सर, शिक्षा के क्षेत्र से बिल्कुल अलग विधा में, एडवर्टीजमेंट की विधा में आप आए। ये एक बहुत बड़ी विधा बन चुकी है। मैं विधा इसलिए कह रही हूँ कि एक बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है एक बहुत बड़े विषय को बहुत संक्षिप्त रूप में दूसरों के सामने प्रदर्शित करना जी। एडवर्टीजमेंट के बारे में जानना चाहेंगे सर, यहाँ आना कैसे हुआ, ये किस तरह की विधा है? ये एडवर्टाइजिंग में आने का, देखो, आना एक संयोग भी नहीं था, मेरी चॉइस थी जी।
मैं इस ऐसे करियर में जाना चाहता था जहाँ पे मुझे वैरायटी मिले और नो डाउट मेरी सीखने की ललक कम नहीं हुई थी। तो मैं एक ऐसा करियर चुनना चाहता था कि जिसमें मैं हर रोज या हर 2-1 महीने में कुछ नया करता रहूं, नया करता रहूं, नए लोगों से मिलूं, नई चीज़ को समझूं, चैलेंजेस को समझूं। और मेरा जो ये दौर था, जो मैंने स्कूली शिक्षा से लेके जो बच्चों के साथ समय बिताया, उसने मुझे इस चीज़ को समझाया कि प्रभावी जो होता है, इफेक्टिव आपको कैसे बनना है। मेरा जो बच्चों को पढ़ाने का दौर था वो बहुत ब्रिलियंट दौर था जी। यदि मैं कहूँ कि मैं सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में सफल हूँ रहा अभी तक, तो मैं ये कहूँगा कि बात एक पैसे की, फाइनेंस की नहीं है, वो जो क्षेत्र था मेरा दी बेस्ट था, जो मन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में प्रभावी तौर से बच्चों को पढ़ा पाया जी। उसका रिजल्ट ये है कि आज वो उन लोगों के बच्चे भी मेरे से जुड़े हुए हैं, वो फैमिली सारी जुड़ी हुई हैं, तो मेरा उनसे रिलेशन बना, बहुत अच्छा हुआ। तो इसने मेरे को एक ये बताया कि आपको कहीं कुछ भी करो, आपको इम्पैक्टफुल होना जरूरी है, बिल्कुल आपका प्रभाव वहाँ पे छूटना जरूरी है। और वो उसके लिए मेरे को एक ही बिजनेस समझ में आया, एक रास्ता समझ में आया, वो था एडवर्टाइजिंग जी। तो फिर मैंने जब उसकी तरफ रुझान किया तो मेरे को काम भी मिल गया, और फिर मेरा लेखन जो था उसने मेरा बहुत योगदान दिया, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में सबसे बड़ा रोल विजुअल आर्ट का है जी, और कंटेंट का है, बिल्कुल। और उस दौर में तो था ही, आज के दौर में भी है। तो कंटेंट पे जो मेरी मेहनत करी मैंने स्कूली टाइम से, गुलाबदान जी सर ने जो मेरे को थोड़ा सा मेरे पे विश्वास किया, उन्होंने मेरे में प्राण फूके जैसे कि तू ये कर सकता है, जबकि तब तक तो सोचा ही नहीं था कि मैं क्या लिख भी सकता हूँ क्या। तो वो जो उसका मेरे को बहुत फ़ायदा मिला, और जब मैंने जॉब किया तो एक अलग दुनिया थी। फिर एडवर्टाइजिंग में एक अलग, क्योंकि वहाँ आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है, आपको कहीं ना कहीं इमोशंस को आपको समझ में आनी चाहिए, आपके टारगेट ग्रुप की क्या इमोशंस हैं, प्रोडक्ट्स की खूबी और कमियां दोनों आपको मालूम होनी चाहिए। तो इट्स ओवरऑल बहुत बड़ी रिसर्च के साथ आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है, कुछ ना कुछ समझाना होता है। जी सर, आपने बताया रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लेखनी पे पकड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूँगी सर, प्रिंट मीडिया के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, दोनों जो अलग अलग माध्यम है मीडिया के, उनके लिए जो आप एडवर्टीजमेंट लिखते हैं कितना चैलेंजिंग रहता है? क्योंकि प्रिंट मीडिया में आपको लिख के बताना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑडियो विजुअल दोनों है, कितना डिफरेंस लगता है और कितना मुश्किल रहता है? देखिए, दोनों में ऐसे अंतर है जैसे रात और दिन जी। आप तो खुद प्रज्ञा हो, समझती हो इस चीज़ को। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों बिल्कुल रात दिन, दोनों का टारगेट ग्रुप एक होके भी ना, उनका बिहेवियर दोनों को देखते समय अलग अलग। बिल्कुल। प्रिंट मीडिया के चैलेंजेस ऐसे हैं कि आपको, आपके पास एक स्पेस है, उस स्पेस में आपको रंग भरने हैं, कुछ लिखना है जी, गरिमापूर्ण तरीके से लिखना है, बिल्कुल। और जो चीज़ आप करने जा रहे हो वो रिकॉर्डेड है। आपका यदि प्रिंट में कहीं पे छप गया तो वो फिर ताजिंदगी रिकॉर्डेड है, बिल्कुल। मतलब बहुत इजीली अवेलेबल है। यदि मैं आज 15 साल पुराना कोई अखबार खोजने जाऊं तो मैं सीधा अखबार वाले पे जाऊंगा, उससे कुछ ना कुछ चार्ज जमा करूंगा और वो मेरे को दे देंगे, तो दैट्स रिकॉर्डेड। वो कमिटमेंट उसमें प्रिंट मीडिया में बहुत हाई लेवल का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो आपकी आंख चल रही है, ना आपका मुंह चल रहा है, ना आपके हाथ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा। आपने जो लिख दिया वो लिख दिया, ठीक है। प्रिंट मीडिया की इजी पार्ट ये है प्रज्ञा कि उसको आप बहुत कम टीम के साथ बना सकते हो। बिल्कुल। आप अपने रूम में बैठ के शांति के साथ, आपको यदि तो कंप्यूटर का नॉलेज है, आपको कंटेंट आता है, तो एक बंदा भी बहुत सफिशिएंट तरीके से उस काम को इनिशियल लेवल पे, जो हमारे आज के यूथ हैं वो कर सकते हैं, यदि उनके पास थोड़ी इस चीज़ की नॉलेज है। आपको कंप्यूटर पे जो भी इनके सॉफ्टवेयर है वो आने चाहिए, और आपको सोचने समझने की क्षमता है, तो आप कर सकते हो जी। स्केल बढ़ाने के लिए फिर टीम चाहिए होगी, बट इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे आपको एक्सीलेंसी से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं जी।
एक्सीलेंसी आपकी थिंकिंग में भी होनी चाहिए। आपको खामोशी से जो बॉडी लैंग्वेज बोल सकती है उस पे भी पकड़ होनी चाहिए। तो वो सब उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करते समय वो सब चीज़ें आपके ख्याल में होनी चाहिए। स्क्रिप्ट राइटिंग का मतलब सिर्फ लिख देने से नहीं है, कई बार बिना अल्फाज बोले भी बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है, और इन सब को करने के लिए पूरी टीम सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। यदि मैंने अच्छा सोच लिया उससे क्या होगा, यदि जो टीम है, जो कैमरा पर्सन है, जो आर्टिस्ट है या जो भी है, उन सबको वो सब उसमें सिंक्रोनाइज होने चाहिए। बिल्कुल। यदि मेरे को कहना है कि पलक इस समय झपका के मेरे को डिसीजन यस बोलना है, तो वो चीज आर्टिस्ट के भी जहन में आनी चाहिए कि इस पलक झपकाने का मतलब इस शॉट में यस है। सो विजुअल आर्ट नो डाउट बड़ा चैलेंजिंग है। डेली टेक्नोलॉजी बदल रही है, कैमरास वगैरह, जो भी लाइट्स। अच्छा, बहुत इसमें लिमिटेशंस है। आपको लाइट्स भी प्रॉपर चाहिए, आर्टिस्ट भी प्रॉपर चाहिए, आर्टिस्ट भी मेहनती चाहिए, दमखम वाला चाहिए, और तो दोनों में बहुत रात दिन का अंतर है। बिल्कुल सर, आपने सही बताया कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एडवर्टीजमेंट में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। सर, आप एक लंबा वक्त एडवर्टीजमेंट की दुनिया के लिए दे चुके हैं, लगभग 20 साल से आप इस एडवर्टीजमेंट की दुनिया में हैं। सर, उस वक्त से लेके अब तक का जो वक्त गुजरा है, वक्त परिवर्तनशील होता है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विज्ञापन जगत में भी परिवर्तन आया है। बहुत परिवर्तन है जी। एक तो क्या है कि विज्ञापन जगत में परिवर्तन के सबसे बड़ा कारण यह है कि टारगेट ग्रुप बहुत मैच्योर हो गया। जी। आज के 20 साल पहले, जी, आज के 20-1 साल पहले टारगेट ग्रुप इतना मैच्योर नहीं था, तो बड़ा संभल के लिखना पड़ता था। बहुत आपको संभला हुआ अट्रैक्शन से ज़्यादा एरर फ्री लिखना होता था। बिल्कुल। कि आप, क्योंकि वो उस चीज़ को वो नहीं था कि कैसे लेना है। ठीक है, अभी जैसे मैं विज्ञापन में मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाऊं और मैं यदि बोलता हूं कि अबे चल खाना खाने चलते हैं, चाय पियेंगे, पकौड़ी खाएंगे, अरे नया रेस्टोरेंट है, तो यंगस्टर उसको उसी हिसाब से लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इट्स और आज के 20 साल पहले यदि इसको लग देते कि यार ये कोई पता नहीं क्या थड़ी खोली है क्या इन्होंने, मतलब वो एक माइंडसेट बहुत अलग था। जी। तो टारगेट ग्रुप क्या है, पिछले 20 साल में उसने एडवर्टाइजिंग को पहली बात तो स्वीकार किया है जी, और वो इस चीज को लेके मैच्योर हो गया है कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग है, दे आर कमिंग, ये अपना प्रोडक्ट को बताने आए हैं, ये इनका तरीका है जी। एक तो ये बहुत चेंज हुआ है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उस पर कोई बहुत ज़्यादा उनका वो नहीं होता, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था जी। दूसरा ये आया है कि पहले टेक्नोलॉजी का इतना रोल नहीं था। हम जब 2000 की बात कर रहा हूँ तो हमको बहुत सारी चीज़ें ना बना के फिर हम स्कैनर आ गए थे, स्कैन करते थे फिर उसको लेते थे जी। आजकल बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स हैं। दूसरा क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, पहले पेन ड्राइव भी नहीं थी, फ्लॉपीज हुआ करती थी, फिर सीडीज आई। तो फ्लॉपी में वो एक छोटी सी उसको करना, मतलब ऐसा लगता था जैसे 5 MB 10 MB में भी, मतलब मैंने शायद 50 MB तक की फ्लॉपीज भी तक हुई थी। तो 50 MB तो आज हम मोबाइल से डेटा इधर उधर कर देते हैं। कंप्यूटर पे Ctrl+S दबाने के बाद आधा पौन घंटे चाय पीने चले जाओ। तो बड़ा चैलेंजिंग था उस समय, पेशेंस बहुत रखना पड़ता था। पेशेंस भी रखना पड़ता था, लोग समझते नहीं थे, कुछ नया को स्वीकारा नहीं जाता था जल्दी से। तो इस 20 साल की जर्नी में लोग नए का इंतजार कर रहे हैं जी। वो ये चाहते हैं कि आपने क्या नया करा। तो चैलेंजिंग तो हुआ है, लेकिन उसके साथ रिवार्ड भी मिलते हैं। बिल्कुल। और इतने सारे टूल्स हैं, आपके पास सुविधाएं बहुत ज़्यादा आ गई, आप तुरंत अपनी फाइल्स को भेज, तो उनके रिजल्ट, मैंने कोई ऐड बनाया, वो पहुंचते पहुंचते उसका टाइम ही निकल गया। पहले कई बार ऐसा होता था कि हमने बना दिया, मेल पे
2-4 MB की जाती थी, फिर किसी को प्रिंट लेके भेजते थे, वो लेके गया, तब तक वो चले गए कर गए। अभी तो क्या होता है जी, इधर हम 2 GB की भी फाइल हो तो खट बिल्कुल। भेजते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल उसको ले सकते हैं। जी, तो एडवर्टाइजिंग में सबसे बड़ा जो 20 साल में आया कि स्पीड बहुत बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई जी। टैलेंट बहुत आ गया, हम्म, नया टैलेंट आ गया, क्योंकि पहले एडवर्टाइजिंग एज अ कैरियर नहीं लिया जाता था। हम्म, मैंने जब एडवर्टाइजिंग को चुना था तो मेरे पूरे सर्किल में आई एम दी अलोन पर्सन जिसने एडवर्टाइजिंग को सुना, अच्छा, जबकि मैं यहाँ सीसकी महावीर स्कूल से पढ़ा हुआ था, हम्म, तो कोई चुनता ही नहीं था कि एडवर्टाइजिंग में कोई कैरियर हो सकता है। और अभी देखता हूँ तो बच्चे मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग, जी, हर दूसरी तीसरी लड़की, हर दूसरा तीसरा बच्चा इनमें अपना कैरियर ढूंढ रहा है। तो कैमराज, पहले कैमरा हर किसी की रीच में नहीं जी, था। सन 2000 तक मुझे मालूम होता है कि जैसे घर में स्कूटर आता है, बाइक आती है, ऐसे कैमरा आता था निकॉन का, जी। कैनन का, और उसको लेके जाते थे, फोटो खींचते थे। अब कैमरा इतना हो गया तो वो जो बच्चों की जो आईज है अच्छे स्काई शॉट्स लेने की, अच्छे एंगल्स लेने की, तो वो गुण उनमें आ गया है जी। हमारे क्लाइंट बहुत मैच्योर हो गए। अच्छा, वो उस कला की कद्र समझते, बिल्कुल, कि यदि ये एंगल है, ये है, कुछ इन्होंने नया लिखा है, तो वो उस टैलेंट को समझ रहे हैं जी। So, यानी कि अगर हम बात करें तो समय के साथ विज्ञापन की जगत में भी परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन जी। आया है। सर, आप एक कंटेंट राइटर भी हैं। सर, यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कंटेंट राइटिंग क्या होती है, और अगर आप ही की बात करें तो किन विषयों पर लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके लिखने के बिंदु क्या होते हैं? देखिए, कंटेंट राइटिंग का टर्म पिछले 10 साल का है जी। राइटिंग पहले भी होती थी, पर उसको कंटेंट राइटिंग नहीं बोला जाता। राइटिंग थी, कॉपी राइटर थे, और अभी जब से डिजिटल मार्केट आया है, वेबसाइट्स आई हैं, डेटा कंटेंट की सबको बहुत ज़रूरत हो गई कि उसमें कुछ डालने की, कोई वेबसाइट बन रही है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बन रही है, तो उनको उसके लिए कंटेंट चाहिए जी। तो पर्टिकुलरली मैं आपको भी कंटेंट राइटिंग पे बता रहा हूँ। तो वो लाइक वी आर वर्किंग ऑन दिस कप, सपोज, ठीक है, मैं एक कप की एक सीरीज निकाल दूं, मेरी कंपनी है जो कप ही बनाती है सपोज, ठीक है। अब मेरे को कप की वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी जी, क्योंकि आजकल बिजनेस सारे वेबसाइट पे आ गए, तो मेरे को उसकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, तो मेरे को उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि ये किस मटेरियल से बना पड़ा है, वाई दिस शेप, मेरे पास कौन कौन से साइज के अवेलेबल हैं, क्यों मैंने इसकी मतलब मेरे को इसको कहीं ना कहीं सामने वाले को एजुकेट करने के लिए पूरा उसका रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे। यस, ये बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। ये जो बिना दिलचस्पी के जो आपने कंटेंट लिखा, सीधी बात की, भाई दिस इज दिस एंड व्हाई दिस इज, व्हाई दिस कलर, व्हाई दिस शेप, है ना, इसको कैसे, मतलब ये जो भी कुछ आपने बताया टू एजुकेट द टारगेट ग्रुप, तो दिस इज कंटेंट राइटिंग, जिसमें वो कहीं प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, जिसमें कहीं वो प्रोडक्ट के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इसको लो, वो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, और किस तरीके से इसको यूज़ करना है, या क्या इसका नुकसान हो सकता है। जी। तो उस पूरा जो उसका, दिस इज कंटेंट राइटिंग जी। एडवर्टाइजिंग में आजकल कंटेंट राइटिंग का बड़ा, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग फील्ड के लोग हैं उनके पास कंटेंट के बहुत काम आते हैं, उन एजेंसीज के पास भी बहुत आते हैं, वेबसाइट्स के भी बहुत आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर कंपनी ये चाहती है कि मेरे कंटेंट में वो चीज़ जरूर आए जो मेरे प्रमोशन का पार्ट है जी। गोल तो प्रमोशन है, सो इसलिए कंटेंट राइटिंग और एडवर्टाइजिंग की जो कॉपी राइटिंग है, कॉपी राइटिंग नो डाउट इज जस्ट लाइक अ मक्खन, कि आपने, एंड कंटेंट राइटिंग इज जस्ट लाइक अ मिल्क, कि ये आपका पूरा दूध है, सीधा सच्चा। अब आप इसमें से जो भी है वो निकालो, वो अब आपको समझना है, यूज करना है। बट एक राइटर उस कंटेंट राइटिंग में से उस मक्खन को निकालता है, दैट इज कॉपी राइटिंग। सर, आजकल के परिवेश को देखते हुए कंटेंट राइटिंग में कितना फ्यूचर मानते हैं, कितना आजकल के जो युवा पीढ़ी कंटेंट राइटिंग लिखती है उसमें भविष्य के लिए कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, भारत की आबादी अभी 140 करोड़ के करीबन आ गई जी, ठीक है, यूथ 40 करोड़ 50 करोड़ के करीबन यूथ है। मैं एक बात बोलता हूँ प्रज्ञा आपसे, कि आपके सर्किल में 200-300 यूथ जो भी आपके एज के,
उन सब से आप एक बात करना कि कोई बिजनेस करें, कुछ काम करें, उन सब का पहला ये होगा कि वेबसाइट तो बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बनेगी। वेबसाइट बनेगी तो कंटेंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मेरा कहना है जितने यूथ उतना स्कोप। फ्यूचर आपको स्पेस पे लेके जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेके जा रहा है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे लेके जा रहा है। और आज कोई भी यूथ वो कुछ भी करेगा, वो कुछ नहीं भी करेगा तो भी वेबसाइट बनाएगा। बिल्कुल वो अपनी पर्सनल नाम की बना देगा कि मेरे को मेरे वेबसाइट, क्योंकि वो सबसे बढ़िया मीडियम है। हाँ। सबसे अच्छा मीडियम है, उसमें वो बहुत अपनी चीज़ें डाल सकता है। यूथ का माइंडसेट भी अब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने काम को लेके है, बिजनेस को लेके, अपनी लाइफ को लेके। सो ये जो सवाल है कि इसमें कितना स्कोप है, इट्स जस्ट लाइक अ स्काई कि आपने आसमान कितना खुला देखा। आसमान है जी, खुला आसमान है और आप कितना आसमान को देख रहे हो हैं जी। जितना कंटेंट राइटिंग, और नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छे कंटेंट राइटर्स की बहुत डिमांड रहेगी। हर किसी को एक अच्छा कंटेंट राइटर चाहिए। अब अच्छा कंटेंट राइटर क्या होता है, दिस इज दी सब्जेक्ट जी, कि अच्छा कंटेंट राइटर क्या है। टू बी फ्रैंक, मैं ये कहना चाहूँगा डिसिप्लिन्ड, डेडलाइन को अचीव करने वाला राइटर अच्छा कंटेंट राइटर हो सकता है। क्योंकि यदि आपकी सब्जेक्ट को पे थोड़ी कम पकड़ है तो आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अचीव कर लोगे जी। आपको क्लाइंट भी अचीव करा देगा। कुछ एरर है तो वो लोग सब मिलजुल के काम हो सकता है। बट इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन जी, इफ यू आर नॉट, आपने डेडलाइन को ही मीट नहीं किया, मैच नहीं किया, तो आपके लिए ये लाइन परफेक्ट शायद नहीं होगी। सो जो लोग आज कंटेंट राइटिंग में अपना फील्ड देखना चाहते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर हर क्लाइंट को या जिनको कंटेंट की ज़रूरत है, ऑन टाइम कंटेंट की ज़रूरत है। समय बीतने के बाद तो क्या है। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कंटेंट राइटिंग में भाषा कितना महत्व रखती है। आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपकी भाषा एकदम स्पष्ट है, शब्द एकदम क्लियर है, तो यहाँ जैसे और जो लोग आना चाहते हैं कंटेंट राइटिंग की दुनिया में, उनके लिए भाषा कितना महत्व रखती है, ये हम जानना चाहेंगे। कंटेंट राइटिंग के लिए भाषा का महत्व तो इट्स जस्ट लाइक आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी के लिए कंटेंट राइटिंग के लिए भाषा पे पकड़ बहुत ज़रूरी है जी। भाषा तो आपकी उम्दा होनी ही चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, आपकी वोकेबुलरी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आप किसी भी एक भाषा को पकड़िए, हिंदी को पकड़िए, इंग्लिश को पकड़िए, कन्नड़ को पकड़िए, पंजाबी को पकड़िए, राजस्थानी को पकड़िए, दैट्स योर चॉइस। लेकिन जो भी पकड़िए दिल से पकड़िए, उस पर आपकी भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छे शब्द आपके पास होने चाहिए। और देखिए शब्द में क्या होता है प्रज्ञा जी, शब्द अपने आप में एक ग्रंथ होता है। बिल्कुल। तो शब्द को वही पकड़ पाएगा जिसने शब्द पे सोचा। बिल्कुल। तो जो लोग इस लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप शब्द के बारे में सोचना शुरू कीजिए कि मैं इस शब्द को कहाँ पे उपयोग में लाऊं। लाइक योर नेम इज वेरी गुड नेम, प्रज्ञा। सो आई ऑलवेज थिंक कि ये प्रज्ञा नाम बहुत अच्छा है, तो प्रज्ञा शब्द बहुत अच्छा है, नाम तो अच्छा है ही। तो अब प्रज्ञा शब्द को मेरे को कहीं अच्छी जगह यूज लेना है, क्योंकि वो मैंने उसको रजिस्टर किया दिमाग में रजिस्टर किया, तो मेरे को प्रज्ञा के अंदर फील आ रही है कि यार ये बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि तो फिर भी खराब हो सकती है, प्रज्ञा मतलब कि एक उज्जवल बुद्धि जिसके अंदर चेतना है, कुछ अच्छा करना चाहती है। तो जब आप शब्द के बारे में सोचते हो तो वो समय जरूर आएगा जहां उस शब्द का उपयोग होगा। बिल्कुल। तो यंगस्टर्स को ये चाहिए कि कंटेंट राइटिंग को यदि फील्ड अपना बनाना चाहते हो तो आप शब्दों को पढ़ो मत, सोचो। पढ़ने तक ही सीमित रहने से नहीं होगा, वो आँख के आगे से गुजर जाएंगे। आप उतना ही समझ पाओगे जितना वो समझाना चाहते हैं, लेकिन शब्द बहुत गहरे होते हैं। तो एक कंटेंट राइटर को उस शब्द पे अपना समय देना चाहिए।
जी सर, आजकल कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि एनिमेशन का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। एनिमेशन के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि हम देखते हैं मूवीज़ में भी होता है, बच्चों की मूवीज़ में भी एनिमेशन बहुत देखने को मिलता है। तो एनिमेशन के लिए फ्रेमिंग कैसे की जाती है, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कैरेक्टर्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ये मुझे बड़ी इच्छा हो रही है सब जानने की सर। एनिमेशन देखो, सच बताएं तो जिन लोगों ने एनिमेशन की शुरुआत की, हम लोग जब बचपन में थे तो आपको ध्यान हो, एक वो आता था मिक्की एंड डोनाल्ड का शो आता था, दूरदर्शन पे बहुत आता, बहुत बढ़िया था। एक्चुअली दूरदर्शन ने तो बहुत कुछ दिया है जी, तो वो चीज़ें वहीं से सीखी हैं। दूरदर्शन पे वो आता था और वो उसके जैसा तो क्या, मतलब उनका जो टाइमिंग होता था उस लिमिटेशंस में उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। देखो क्या है कि एनिमेशन, हाँ उस दौर में एनिमेशन कॉमेडी तक सीमित था। समय बदला और एनिमेशन ने अपनी एक जगह बना, आर्ट बन गया वो एकदम प्रॉपर। उसका हंसने हंसाने तक ही सीमित नहीं रहा, वो मैसेज कन्विंसिंग तक जा रहा है। एनिमेशन में देखो सबसे मेन तो बात यह है कि कंटेंट राइटिंग तो वही है, आपको सोचना वैसे ही है, आपको बोलना पड़ेगा, अब कैरेक्टर को तो वैसे ही मानना पड़ेगा जैसे कि कोई आर्टिस्ट है। लेकिन एनिमेशन में बहुत बड़ा रोल होता है स्केच आर्टिस्ट का। जो लोग स्केचिंग्स करते हैं, जो लोग पहले पूरे सीन को कागज पे बनाते थे, बिल्कुल, ये लोग बड़े विद्वान लोग होते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, एक दो जो मेरे बहुत खास दोस्त हैं, मतलब दे आर ब्रिलियंट। वो सीन जैसे पूरा अपनी आंखों में रखते हैं और उसका स्केच बना देते हैं। तो ऐसे गुणी लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ जो कागज पे पहले बनती है वो सबसे कठिन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनिमेशन की शुरुआत आप स्केच से करते हो और स्केच पे करके, अब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि हम स्केच से सीधा का सीधा हम विजुअलाइजेशन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसमें एक शेडो आर्टिस्ट होते हैं, उनका बड़ा रोल होता है, एडिटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टू बी फ्रैंक, एनिमेशन जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं वो है। दुनिया की सबसे टफेस्ट आर्ट मेरे को लगती है, टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सब कुछ सुपर एक्सीलेंट चाहिए, एडिटर सुपर एक्सीलेंट चाहिए, और जो कंप्यूटर ग्राफिक्स को समझते हैं वो लोग बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाले लोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स अ डिफरेंट आर्ट। और इसके लिए तो यही कहूँगा कि जो लोग इसके अंदर जाना चाहते हैं वो पहले अपनी सोच की कला को, शब्दों की कला को, हल्का फुल्का स्केचिंग की कला को थोड़ा थोड़ा डेवलप करें। फिर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे जाके 2-3 साल मेहनत करें, बिल्कुल उसके बाद इसमें आगे बढ़ें। सर, आप एक भजन गायक भी हैं, गज़ल गायक भी हैं, आप गज़ल लिखते भी हैं। तो सर आज आपको हम बिना गज़ल या भजन सुने बिना तो जाने देंगे नहीं। तो कोई खूबसूरत सी गज़ल जो भी आपके दिल के करीब हो। देखिए, मैं गायक तो देखो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ नहीं जी, गायन का क्षेत्र मेरा नहीं है, लेकिन चूँकि मैं लिखता हूँ और मेरा स्पिरिचुअल बड़ा रुझान रहा, और एक दौर था जब मैं ये जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, एक आयु थी, तो अभी भी ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन एक वो दौर था कॉलेज टाइम का जब मैंने बहुत गाने वैसे लिखे। तो ऐसे मेरा शौक है, बट गाने का इतना नहीं है। लिखता हूँ, ये सही है, बहुत सारे गज़ल्स मैंने लिख दिए, बहुत भजन लिख दिए। तो सर उन्हीं में से कोई खूबसूरत से गज़ल अगर सुनाना चाहे तो? इट्स टफ, आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर, बट फिर भी आप कह रहे हैं। मेरा एक मैंने पहला गाना लिखा था वो मैं बताता हूँ कि ये गाना मैंने अभी तक रिकॉर्ड है, लेकिन मैंने इसको अभी तक ऑन एयर नहीं आया और कहीं पे भी नहीं डाला। बट दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने लिखा था, एंड दिस इज जस्ट लाइक दैट वाज, आई एम इन कॉलेज स्टूडेंट था, और ये गज़ल, ये गाना ऐसे था। चल आ चले हम तुम सनम, चल आ चले हम तुम सनम, वो ऐसी जगह मेरे जाना जहाँ ना कोई और साथ हो, अकेली हो धरती, अकेला हो अंबर,
और दरिया भी पास हो, चल आ चले हम तुम सनम। सर, दिस वॉज बहुत माई खूबसूरत। फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने इस कॉलेज डेज में, जी। स्कूल डेज में लिखा था। हम्म, और फिर उसके बाद काफ़ी गाने लिखे, काफ़ी भजन लिखे। जी। जोनल भजन का ज़्यादा रहा। हम्म, तो एक भजन लिखा था बाहुबली भगवान पे, जी। और दिस इज जस्ट लाइक तुम दर्शन हो, तुम अर्जन हो, जी। तुम हो अंतर्यामी, वाह बाहुबली बाहुबली। वाह। तो इससे कई अलग अलग उसके जोनर के जी। काम है, बट पर्टिकुलरली आई एम अ लिरिकिस्ट हूँ, जी, लिखता जी। हूँ। गायन में मैं कच्चा हूँ। नहीं सर, आप बहुत अच्छा गाते हैं और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो भी लेखन के क्षेत्र में या एनिमेशन के क्षेत्र में या फिर एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और जो भी करें मन से करें। सर, आज आप इस मंच पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू सो मच। सभी का शुक्रिया, दूरदर्शन का शुक्रिया, प्रज्ञा जी जी। आपका शुक्रिया। और मैं तो ये चाहूँगा कि दूरदर्शन से जितना सीख सको सीखो। जी, बिल्कुल सही बात है। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही किसी खूबसूरत सफ़र में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को। नमस्कार।